नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। G20 समिट के लिए भारत में मंच सज चुका है। नई दिल्ली G20 में शामिल दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 9 से 10 सितंबर को होने वाली 2020 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने अत्याधुनिक भारत मंडप कन्वेंशन सेंटर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के पीएम फूमियो किशिडो, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनियो अल्बनीज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति समेत दुनिया के 20 देशों के नेता आज 3 दिनों के लिए दिल्ली में होंगे और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, सतत विकास समेत तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इन नेताओं के स्वागत के लिए पूरी दिल्ली सज गई है। सुरक्षा से लेकर यातायात और इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। दिल्ली की सड़कों को पेंटिंग, प्रतिमाओं, फव्वारों और पौधों से सजाया गया है। आइए जानते हैं कि कौन कौन प्रमुख नेता कब कब आ रहे हैं। इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन नेता कब कब आ रहे हैं। प्रमुख नेता के नाम: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 8 सितंबर शाम 6:55 पर, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 8 सितंबर दोपहर 1:40 पर और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 8 सितंबर को यानी कि आज शाम 7 बजे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 8 सितंबर दोपहर 12:35 पर भारत आने वाले हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो 8 सितंबर यानी कि आज दोपहर 2:15 पर यहां आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज 8 सितंबर को शाम को आएंगे। तो ये थे हमारे जो प्रमुख राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो यहां पर आने वाले हैं, G20 समिट में सम्मिलित होंगे। अब आइए जानते हैं कि किन किन देशों के मेहमानों को कहां कहां ठहराया जाएगा इस ग्राफिक्स के माध्यम से। यह दूसरा ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं कि किन किन विदेशी मेहमानों को कहां कहां ठहराया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मोरिया दिल्ली, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक होटल संग्रीला दिल्ली, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ललित होटल दिल्ली, ये यहां पर इनको ठहराया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो क्लेरिजेस होटल दिल्ली और जापानी पीएम फूमियो किशिडो द ललित होटल दिल्ली, यहां पर इनको ठहराया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज इंपीरियल होटल दिल्ली, यहां पर इनको ठहराया जाएगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ओबेरॉय होटल गुरुग्राम और तुर्की के राष्ट्रपति रसीद तैयब एर्दोआन ओबेरॉय होटल में इन्हें ठहराया जाएगा। चीनी पीएम ली कियांग ताज पैलेस होटल में इन्हें ठहराया जाएगा। ब्राजील प्रतिनिधिमंडल ताज पैलेस होटल में ठहरेगा। बड़ी इंडोनेशिया इंपीरियल होटल दिल्ली, इंडोनेशिया को। तो ये थे वो स्थान जहां पर देशों के राष्ट्रपतियों को ठहराया जाएगा या विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा। ये और अब आपको हम बता रहे हैं कि किन को कौन कौन रिसीव करेंगे। इस बड़ी ब्रेकिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि किन राष्ट्राध्यक्षों को यानी कि किन राष्ट्र के प्रतिनिधियों को कौन रिसीव करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री को शोभा करांदे ये रिसीव करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री को मंत्री अश्विन चौबे रिसीव करेंगे। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट को राजीव चंद्रशेखर रिसीव करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को राजीव चंद्रशेखर रिसीव करेंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति को मंत्री नित्यानंद राय रिसीव करेंगे। जर्मनी के चांसलर को मंत्री भानु प्रताप सिंह रिसीव करेंगे। मॉरिशस के पीएम को श्रीपद येसो नायक रिसीव करेंगे। ये तमाम लिस्ट बनी हुई है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री को मंत्री ए मुरुगन रिसीव करेंगे। EU प्रेसिडेंट को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल रिसीव करेंगे। स्पेन के राष्ट्रपति को मंत्री शांतनु ठाकुर रिसीव करेंगे। ये सारी लिस्ट बनी हुई है कि किन को कौन रिसीव करेगा। G20 में आने वाले विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को VK सिंह रिसीव करेंगे। महत्वपूर्ण मेहमान ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का स्वागत अश्विनी चौबे करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को अनुप्रिया पटेल रिसीव करेंगी। इटली के प्रधानमंत्री को मंत्री शोभा करांदे रिसीव करेंगे। तो कौन किसे रिसीव करेगा इसे भी हमने आपको बता दिया।
अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में शामिल होने के लिए आज भारत पहुंचेंगे। ये यहां पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके बाद वे 9 से 10 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उन्हें कहां ठहराया जाएगा। सुनक की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए, बातचीत के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, और दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पहला सवाल आपसे मैं करूंगा, जानना चाहूंगा मैं आपसे कि G20 समिट की अध्यक्षता तो मिली है, गर्व की बात है, और विदेशी मेहमान आ रहे हैं, इन्हें यहां ठहराने की उचित व्यवस्थाएं भी हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे, इससे देश को जो ख्याति मिल रही है वो तो सही है, आर्थिक लाभ क्या होने वाला है? सरकार अच्छा कर रहा है, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, लोकाचार है। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही कि भारत को क्या मिल सकता है, इसमें हम 3 पक्षों को लेके देखेंगे। G20 अन्य जो बहुपक्षीय संगठन हैं उनसे किस प्रकार भिन्न है। दूसरा यह है कि दुनिया को इससे क्या मिल सकता है, और दुनिया में भी जो गरीब देश हैं, गरीब लोग हैं, उनको क्या हासिल हो सकता है। और तीसरा, भारत को इससे क्या हासिल हो सकता है। क्योंकि ये जिस तरह का संगठन है वो एक तरह की सरकारों के अंतर संबंध का संगठन है, और इसमें राज्य, हर देश है वो अपने हित की पूर्ति करना चाहता है। एक सामान्य से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है। कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र हित का त्याग नहीं करना चाहता। तो इसमें, ऐसी स्थिति में किस तरह से हम किसी कंसेंसस पे, किसी आम सहमति पे पहुंचे, ये एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन मैं लूं कि ये संगठन किस प्रकार भिन्न है अन्य संगठनों से, जी देखिए, 21वीं सदी के जो संगठन हैं, जैसे SCO है, ब्रिक्स है, और G20 है, ये 21वीं सदी के संगठन हैं। इनके ऊपर कोई शीत युद्ध की पृष्ठभूमि का भार नहीं है, जबकि G7 है, G77 है, NATO है, ये शीत युद्ध के में उत्पत्ति हुई है। तो शीत युद्ध की मानसिकता उन संगठनों के साथ जुड़ी हुई है। तो इस रूप में G20 भिन्न है। दूसरा भिन्नता का यह है कि जो संगठन है, जैसे SCO है, ब्रिक्स है, ये विकासशील देशों के संगठन हैं। ये संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। जबकि G20 है, उसमें विकसित और विकासशील दोनों ही तरह के देश हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, सभी तरह के देश हैं। तो ये एक प्रतिनिधित्वात्मक संगठन है, पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा यह है कि इस संगठन से राजनीतिक मुद्दों को, तनाव संबंधी मुद्दों को फतह रखने का एक मैंडेट है। ये केवल विकास और प्रगति और शांति की बात करेगा। तो इस स्थिति में ये दूसरे संगठनों से भिन्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, दुनिया को इससे क्या मिलेगा। देखिए, ये संगठन है जो दुनिया के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे बातचीत करेगा। पिछले लगभग 4 साल से दुनिया में बहुत से संकट आए हैं। ऊर्जा संकट बढ़ा है, खाद्य संकट बढ़ा है, ऋण का संकट बढ़ा है, और क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी संकट है। तो ऐसी स्थिति में ये जो संकट हैं, इन पे बातचीत होगी और आम सहमति बनाने की प्रयास किया जाएगा। भारत ने इसके लिए प्रयास क्या किए हैं? भारत ने सैकड़ों मीटिंग की हैं कि इसके लिए कुछ इनपुट तैयार किया जाए। जो मीटिंगें की हैं वो अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे महिला हैं, यूथ हैं, और अन्य सेक्शंस हैं समाज के, उनकी मीटिंग की है G20 के देशों की। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विभिन्न एस्पेक्ट हैं, वित्तीय है, तकनीकी है, तो अन्य एस्पेक्ट हैं, उनकी भी मीटिंग हुई है।
तो एक बहुत ही अच्छा ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन हुआ है कि जो फाइनल सबमिट हो तो कुछ कॉन्क्रीट चीज निकल के आए। इसके अतिरिक्त जो एससीओ की सबमिट हुई अभी रिसेंटली और ब्रिक्स की सबमिट हुई, उनमें जो बातचीत हुई है, जो निष्कर्ष निकला है, जो डिक्लेरेशन है, उनका प्रभाव भी इस पे नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति में विश्व आगे किस दिशा में जाए और जो आज के संकट हैं विश्व के सामने, उससे कैसे डील करे, इसके ऊपर निश्चित रूप से कुछ न कुछ समझौता होगा। क्योंकि ब्रिक्स में और एससीओ में ये हुआ कि दुनिया में डॉलर का डोमिनेशन है, इसलिए लोकल करेंसी में व्यापार होना चाहिए, उससे सब देशों को फायदा है। इसके अलावा ब्रिक्स में ये भी इश्यू आया कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाए, ब्रिक्स देश एक ब्रिक्स करेंसी आए, लेकिन उस प्रस्ताव को वहां पास नहीं किया। तो अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने यह एहसास हो गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं उन में सुधार होना चाहिए, क्योंकि विश्व है वो डॉलर के डोमिनेशन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए बाइडेन ने भारत आने से पहले यह संकेत दे दिया है कि अमेरिका जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक और IMF, उनमें सुधार का प्रस्ताव रखेगा। तो इससे निश्चित रूप से दुनिया के देशों को फायदा होगा। भारत को फायदा ये होगा कि भारत इससे जितने बड़े नेता आएंगे विकसित और विकासशील देशों में, उनसे करीब करीब सभी से द्विपक्षीय वार्ता होगी और निश्चित रूप से कुछ समझौते होने की संभावना है जो भारत के विकास में मदद करेंगे और भारत की प्रगति में सहायक होंगे। तो निश्चित रूप से भारत को इसके फायदा होगा। एक अन्य जो भारत को महत्वपूर्ण फायदा है, भारत एक ऐसा देश है जो विकसित और विकासशील देशों में सेतु बनाने का काम करता है। क्योंकि जैसे रशिया और चाइना अलग हैं और विकसित देश अलग हैं, उनमें जो तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, उसमें भारत एक ऐसा देश है इन सबको नजदीक लाके आम सहमति की तरफ जा सकता है। तो जो आम सहमति की जाने की प्रक्रिया है वो भारत का एक प्राचीन विजडम है, क्योंकि पश्चिमी देशों के पास ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन विजडम नहीं है। तो भारत का विजडम और विकसित देशों का जो ज्ञान है वो मिलके विश्व के लिए एक संपोषित विकास की दिशा में कदम हो सकता है। तो निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा एक अच्छे देश के रूप में, समृद्ध देश के रूप में, एक विश्व शांति के प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और ये सब होने के साथ साथ भारत को जब संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है उनका पुनर्गठन किया जाए तो भारत को कहीं महत्व मिल सकता है और भारत की सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता को लेके भी बात उठ सकती है। कुछ देश सहमत हो सकते हैं इस प्रस्ताव से। जी देवेंद्र, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल आपसे ये है कि इस समय G20 समिट की बैठक होने वाली है, इसमें कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे और राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? देखा है कि जिस तरीके से कहते हैं कि रिवॉल्व, जैसे कि जो मुद्दे जो है मेन तो वही रहता है कि रोटी कपड़ा मकान और स्वच्छ पर्यावरण, तो मुद्दे सर नहीं रहेंगे, सरकार जो रहेंगे। दूसरा देखिए ये कहते हैं कि अर्थ के बिना शक्ति अर्थहीन है। तो देखिए कि जितने जो है कि आर्थिक, सामरिक और इस तरह की महाशक्तियां जो है उनका एक तरह से महासम्मेलन दिल्ली में होना है, दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है। और ये जानना देखिए मतलब कि इतने बड़े पैमाने का आयोजन शायद ही कभी हिंदुस्तान में हुआ हो। और देखिए ब्रिक्स वगैरह पहले जो उपलब्धि हमने की उससे देखिए आज का जो इमर्जिंग जो नया भारत है वो एक नया विश्व ऑर्डर जो है स्थापित करने की स्थिति में है। और एक मतलब है कि ग्रोथ का जो पैटर्न है जो नया शुरू किया है पिछला भी, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने आप देखिए जैसे कि अब आसियान देशों की जो मीटिंग थी उससे PM मोदी ने अपने किया है कि उसमें ठीक है मुद्दे को उठा करके और ठीक है अपनी व्यवस्था से निकाल करके, और अभी जैसे आज से हमारे यहाँ जैसे शुरू हो रहा है। और उसमें देखिए कि अपने आप जैसे कि राष्ट्रपति बाइडेन, उसका जैसे कि जो फ्रांस के प्रीमियर है वो हो गए, तो इनके साथ द्विपक्षीय जो वार्ता होगी 100% उनसे कुछ कुछ निकलेगा। और दूसरा देखिए जैसे कि मैंने बोला कि अर्थ कितना अर्थ बिना है, तो मतलब इसका मेरा बिल्कुल मतलब क्लियर आंसर ये है कि जो महाशक्तियां जो आ रही है पिछला भी, वो करीब 75 से 80% वर्ल्ड ट्रेड जो है कंट्रोल करती हैं और दुनिया का करीब 75% जो है GDP कंट्रोल करती हैं। और दुनिया की कम से कम 2/3 जो आबादी का मतलब एक अप्रॉक्स 70% जो है आबादी कहें
या लैंड कहीं है उसको कंट्रोल करती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पे क्या चीज हो रही है। और दिल्ली में जो जैसे है उस तरीके से किस तरह क्या पैमाने उस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि करीब करीब मान के चलें कि 1200 हाईली प्लेस्ड डिग्निटरीज आ रहे हैं, उनके साथ में उनका 1 लाख लोगों का सपोर्ट स्टाफ। और आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे आयोजन करने के लिए बहुत बड़ा एक मतलब जिगर चाहिए होता है। और नया भारत उस तरह के भारत पहले की तरह के भारत नहीं है। ये आंखों में आंखें डालना भी जानता है, दोस्ती निभाना भी जानता है और अपने तरीके से एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करके अपने आप को अगुआ की तरह लेके आए। जैसे पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं जैसे कि भारत को ये लगता था, बड़ा देख के लगता था कि बाहर के लोगों को कि ठीक है कि भारत किसी का अनुसरण करेगा, किसी का फॉलो करेगा, ये उसको करे चाहे रशिया करे चाहे ना करे। लेकिन अभी जैसे कि मतलब जो नई जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से ये है कि हमारा अपना एक अलग एक ऑर्डर स्थापित हुआ है। अब जैसे कि अभी पीएम मोदी ने बताया कि G20 में और यूरोपियन यूनियन तो है, उसके अलावा जो अफ्रीकन जो संघ है उनको एक परमानेंट जो है मेंबरशिप उसमें दी है। उससे ये रहेगा कि हमारा वर्चस्व जो है वहाँ स्थापित होगा। और दूसरा देखिए कि लुक ईस्ट से जो पॉलिसी पहले जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है तो उसको लेकर के एक तरह से ये करने का काम किया गया है कि मतलब जो इससे क्या हासिल हमें हुआ, मतलब वो आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें चाइना का वर्चस्व जो है कितना कम कर सके, कितना उसको कम करके और मार्जिनलाइज करके साइडलाइन किया रखते हैं। और उसी स्थिति में देखे थे कि जो हमारा अमेरिका से जो मतलब जो घनिष्ठ संबंध है उसका बढ़ने का कारण है कि अमेरिका मतलब जो है उसको भी इसमें एशियन उसमें रीजन में और एक मजबूत एक पार्टनर चाहिए था अपने साथ में, जो ग्रोथ में उनका पार्टनर भी हो सके और चाइना की आंख में आंख डाल के बात भी करते और टक्कर भी देखते होते थे। और इन सब चीजों से ये हुआ स्थापित जो चीजें होंगी, जैसे कि ट्रेड तो बढ़ेगा, जो अर्थ है वो हिंदुस्तान का बढ़ेगा, उसके साथ साथ कहते हैं मैत्री संबंध बढ़ने से हमारे जो रुपए मजबूत होगा, डॉलर की स्थिति जो है अपने तरीके से उसको हम लोग नियंत्रण में ला पाएंगे। और जो चीज जो रहेंगी मतलब वो हमेशा अपनी प्लेस में जो रहेंगी वो तक नहीं है, क्योंकि चाइना ने पहले हमने मतलब जो हमने देखा कि चाइना ने हमेशा जो आसपास की कंट्री थी उनसे पूरे तरीके से ऐसे प्रभुत्वता कायम की हुई थी जिससे कि हिंदुस्तान के लिए मुश्किलें पैदा हो रही थी। लेकिन अब ये जैसे देखिए जैसे कि मतलब श्रीलंका था, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, श्रीलंका में जाकर के एक स्पाई अपना जो शिप था वो खड़ा कर दिया था ला करके, जिससे कि भारत ने बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट किया और मतलब सारे जो कंट्री हमने देखा किस तरीके से सामने मतलब इस तरह से लड़ करके और कुछ भी करके, और श्रीलंका जो है उसको भी हमने अपने तरीके से अपने कंट्रोल में किया। कंट्रोल में करने का मतलब कि मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से हमने उनके साथ में स्थापित जो संबंध किए। उसके बाद में चाइना को हमने बैकफुट पे लाकर रखा। नेपाल के साथ जैसे पहले जो घनिष्ठता बढ़ रही थी चाइना की, उसको हमने पीछे किया। पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो है बैकफुट पे चाइना। ये सभी चीजों में इस तरह से डिप्लोमेटिक और चीजों पे हमने चाइना को पीछे किया और पछाड़ करके हिंदुस्तान एक बहुत आगे, भारत काफी आगे निकला है। तो इसमें आगे देखने के लिए मिलेगा कि हमें मतलब जैसे जो कोविड के बाद में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित हुआ है उसमें हमें आर्थिक, सामरिक और हर लिहाज से बहुत से ज्यादा जो है वर्चस्व मिलेगा। और अफ्रीकन कंट्री से हमें एक तरह से कि पहले दिन से ही सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से करने की चीज रहेगी कि आगे मतलब कि आंख में आंख डाल के जो बात नहीं बताई, मतलब यही चीजें रहेंगी। बहुत एक नए तरीके के डिक्लेरेशन बोले, समझौते बोले, वो होंगे जिनसे कि बहुत ज्यादा आगे फायदा होने वाला है कुछ आगे। जी, बहुत ये आगे फायदा होने वाला है। हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर किरोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपके पास आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी चीन की बात हो रही थी, हमारे दिनेश सिंह जी ने कहा चीन की बात हो रही थी, तो चीन के पीएम आ रहे हैं, जबकि इससे पहले जो चीनी राष्ट्रपति हैं वो नहीं आ रहे, और साथ ही साथ जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो नहीं आ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति न आकर के चीन के पीएम का आना आखिर क्या कहलाता है, इसे हम आपसे समझना चाहेंगे। दिनेश जी ने भारत को क्या हासिल हो सकता है इसमें डिटेल में आपने को बताया जी। आपने जो चीन को लेकर सवाल पूछा है, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है। अभी ब्रिक्स देशों की मीटिंग हुई तो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति में संक्षिप्त वार्ता हुई और उसमें भी ये सीमा विवाद का मामला उठाया गया। लेकिन उसमें यही कहा गया कि सीमा विवाद पर बातचीत होगी, कुछ एंगेजमेंट कंटिन्यूस चलता रहेगा। और चीन ने जो विज्ञप्ति जारी की है ब्रिक्स के मामले में लेके कि भारत और चीन संयुक्त रूप से विश्व के नई व्यवस्था बनाने में काम करेंगे, इस तरह का चीन ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन के राष्ट्रपति का नहीं आना कोई अच्छा संकेत नहीं है दुनिया के लिए भी, चीन के लिए भी, भारत के लिए। अगर आते तो
चीन के राष्ट्रपति की विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, जैसे बाइडेन से या दूसरे जर्मनी के चांसलर या ब्रिटेन के पीएम, उनसे बातचीत होती तो कुछ विश्व व्यवस्था के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी उनका नहीं आना एक नुकसानदायक ये हो सकता है कि जो संयुक्त वक्तव्य होगा, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा, उस पर सहमति बनना मुझे थोड़ा सा आशंका लग रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं। तो उनके नहीं आने से जो संयुक्त वक्तव्य होगा अंत में, उसको लेके सहमति हो सकती है, क्योंकि विकसित देश ये चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन वार के इश्यू को उठाएं, जो कि यद्यपि एक G20 में उठाने के लिए राजनीतिक इश्यू के लिए एक तरह की मनाही है, लेकिन फिर भी विकसित देश किसी न किसी रूप में सैंक्शन को लेके या अर्थव्यवस्था पे प्रभाव को लेके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उठाने की कोशिश करेंगे, और रूस और चीन उसका विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ये G20 के लिए धक्का होगा कि अगर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आम सहमति से जारी नहीं होती है, तो एक विश्व व्यवस्था को आगे बनाने में ज्यादा मददगार नहीं होगा। लेकिन भारत को इससे निश्चित रूप से हासिल होगा, क्योंकि भारत को हासिल होना है वो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता से होना है, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता साइडलाइन से होगी और उसमें बहुत से समझौते बहुत से देशों से हो सकता है। तो इसमें कुछ देशों में कुछ बातों को लेकर सहमति हो सकती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नया तकनीकी विकास हो रहा है, उसको लेके ये बातचीत हो सकती है और निर्णय भी हो सकता है कि इसको अधिक रिलायबल कैसे बनाए, कंट्रोलेबल कैसे बनाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा खतरा भी मान रहे हैं। जैसे ओपनहाइमर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड में, उन्होंने कहा कि ये तो एटॉमिक वेपन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको लेके बात होगी। आतंकवाद को लेके सहमति बन सकती है, और तकनीकी को सहयोग से पूरे विश्व को और अधिक मदद कैसे की जाए, विभिन्न देश कैसे सहयोग करें, इन पे आम सहमति हो सकती है। भारत स्पेस को लेके भी, स्पेस है जो अंतरिक्ष है, उस पे किस तरह से नियम हो, उसको किस तरह से रेगुलेट करें, विभिन्न देश किस तरह से अपना कोई आधिपत्य नहीं जमाए, इसको लेके भी भारत बात उठाएगा। तो एक मुद्दा नहीं है, बहुत से मुद्दों पे सहमति होगी, लेकिन यूक्रेन को लेके या रशिया और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसको लेके कोई आम सहमति नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ इफ एंड बट्स के साथ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अप्रूव हो सकती है शी जिनपिंग के नहीं आने से भी, क्योंकि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको अलग रखा जा सकता है, और जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होगी वो एक तरह का भविष्य की विश्व व्यवस्था होगी, उसका ब्लूप्रिंट होगा। विश्व का स्वरूप अब आगे किस तरह का होगा, इसकी एक ब्लूप्रिंट होगी। लेकिन अब समस्या आएगी कि विश्व को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता चाहिए स्वयं सामान्य के विकास के लिए। जैसे यूएनडीपी का एस्टिमेट है कि 165 मिलियन लोग पिछले 4 साल में गरीबी में धकेल दिए गए हैं, तो उनको गरीबी से वापस कैसे निकाला जाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, और जो विभिन्न देशों का ऋण में डिफॉल्ट हो रहे हैं उनसे कैसे बचाया जाए, इसकी निश्चित रूप से मैकेनिज्म निकाली जाएगी। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री आ रहे हैं, चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये बहुत ही सफल रहेगी और भारत को भी हासिल होगा और दुनिया को भी हासिल होगा। लेकिन नहीं आना चीन के राष्ट्रपति का ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रूस के राष्ट्रपति की स्थिति तो समझ से परे नहीं है, क्योंकि उनपे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वो स्टैंडिंग वारंट है। यद्यपि भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, भारत के लिए अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। ब्रिक्स मीटिंग में तो अफ्रीका के लिए जरूरी था, लेकिन हो सकता है वो अपने संकट की स्थिति में वहाँ बिजी हो, तो अपने विदेश मंत्री को भेजा। चीन के राष्ट्रपति का नहीं आना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर आते तो हो सकता है चीन को और भारत को एक दूसरे को समझने में अधिक मदद मिलती और विकसित देश और चीन भी एक दूसरे को समझकर नजदीक आते और एक और अधिक समझ विकसित होती, एक अच्छा विश्व का निर्माण होता।
लेकिन अब नहीं आए, इसके लिए कोई स्पष्ट कारण अभी तक नहीं दिए हैं। मीडिया में गेस लगाया जा रहा है कि ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है, तो वो गेस लगाने से को तो हम कारण नहीं मान सकते हैं स्पष्ट रूप से। तो आते तो अच्छा होता, इतना मैं कह सकता हूँ देवेंद्र जी। जी बिल्कुल, अगर आते तो अच्छा होता, न सिर्फ भारत के लिए बशर्ते कि विश्व के लिए भी अच्छा होता, एक अच्छा संदेश भी जाता। दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बात द्विपक्षीय की, अगर जो द्विपक्षीय वार्ता की अगर जो बात करें, तो जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, प्रतिनिधि आ रहे हैं, अगर उनसे द्विपक्षीय वार्ता होती है, जैसे कि अगर जो मान लिया जाए कि जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत अमेरिका की द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो इसमें किन किन मुद्दों पर वार्ता हो सकती है? देखिए तो शायद जैसे कि थीम इससे उसका महासम्मेलन का है कि वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम के उस पर किया गया है। तो देखिए सभी का वो है कि सब जो है कोई भी जो है मतलब दुनिया में कोई भूखा ना सोए, जो जो देश है इसमें सम्मिलित होगी। उसके अलावा जो और भी है जिसमें जो नया ऑर्डर स्थापित है, कोई भूखा ना सोए, स्वच्छ पर्यावरण मिले। तो उसी मुद्दे में कि क्लाइमेट चेंज जो है उसको उससे कैसे निपटा जाए, डेट रिस्ट्रिक्शन जो है वो जो है उससे कैसे निपटा जाए। विभिन्न देशों की वर्चस्वता, जैसे कि चाइना का जैसे कि ज्वलंत एग्जाम्पल है, चाइना के प्रीमियर का नहीं आने का रीजन हो सकता है ये हो कि वो शायद है कि डायरेक्ट कंफ्रंट जो है वियतनाम के इशू पे या और किसी इशू पे, जैसे अरुणाचल वगैरह का जैसे इशू था। तो इनको हमारे जो मुद्दों हैं उनसे बचना चाहता हूँ या उनसे पीछे हटना चाहता हूँ, किसी कैसे हो सकता है वो तो वही जाने। या फिर जैसे इस वक्त का देखा जा रहा है कि उनके देश में खुद इस वक्त मतलब जो हालात हैं तो उसको भी करके रहता है। लेकिन जैसे कि बाइडेन जो है उनके साथ आने का तो ये रह सकता है कि हमारे यहाँ से देखिए कि एक मतलब जो है ना कि इंटेलेक्ट का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ से होता है कि हमारे देश के बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जैसे एआई का डॉक्टर किशोर ने बताया, एआई का इस टाइम पे जमाना है। तो एआई के यहाँ से मतलब जितना इंटेलेक्ट मतलब हिंदुस्तान के जितना जिस स्तर पर है उतना मतलब मैच नहीं हम लोग कर सकते उसको। वहाँ पर मतलब कि मान के चले कि 60% से ऊपर जो है इंजीनियर जो है, जो बहुत मतलब है कि अपना शीर्ष पे जिन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं वो हिंदुस्तान के मतलब भारत के ही है। तो उससे और मतलब बहुत सारी चीजों जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली चीजें जैसे आपस में ट्रेड बैलेंस करने की चीजें होती हैं कि वहां से हम लोग कौन से सामरिक तरीके से कोई हथियार लेने की बातचीत हो सकती है या हमारे यहाँ से क्या चीजें एक्सपोर्ट जाती है, वो एक तरह से ट्रेड बैलेंस की चीजें हो सकती है, जिससे दोनों पक्षों को फायदा होगा और नया डिक्लेरेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा देखिए द्विपक्षीय वार्ताओं में हमेशा क्या होता है कि सारी शक्तियां बाहर आने के लिए कितना भी कई बार नहीं होती जाता है, बहुत सारी चीजों की योजना ही बनती है जैसे कि जिसका आगे जाकर के फायदा होगा, लाभ होगा। इधर सोचता है कोई किसी चीज का कोई यहाँ पे सेटअप करना हो और उस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हो, या फिर जैसे कि और अन्य देशों के साथ मिल करके किसी चीज का बड़े रूप को जो है वो उसको स्वरूप देना हो, तो उसके लिए कार्य करना हो। तो वो चीजें बाहर सारी सबके लाने की नहीं होती। मतलब कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और डेट रेट, क्योंकि जैसे इस टाइम पे डेट रिस्ट्रक्चर जो है उसमें मतलब गलत जगह पे गलत निवेश जो है वो जो यूएस है उसका भी काफी जगह हुआ है, तो उससे भी निपटने के हालात में इस टाइम पे मतलब जो हालात जो अपने आंतरिक जो है यूएस के वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। और पिछड़ते हुए जो मतलब की अर्थव्यवस्था जो यूएस की है उससे भी काफी चिंतित है, मतलब अपना खुद का उनका जो है अपने मित्र जो है। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजों की जो उम्मीद है, लेकिन वही है कि जो भी होगा वो दोनों देशों को फायदा होगा। हमारा रुपए जो है वो हमेशा 100% उससे जो है ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। और दूसरा अफ्रीकन यूनियन जो है उसका एक सम्मिलित होना जो है एक अच्छा संदेश है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सों की भरमार है और उस पर अमेरिका भी अपना वर्चस्व बनाना चाहता है और भारत को एक नया एज उससे जो मिलेगा उससे काफी फायदा। जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें होंगी वो तो होगी, उसके अलावा मैन पावर का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो हो गया और साथ में हेल्थ एक बहुत बड़ा एक जैसे कोविड के बाद में एक नई स्थिति उभर के सामने, तो भारत इस वक्त मंदिर $10 लाख से ज्यादा के जो है वो एक्सपोर्ट करता है और उसमें बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो यूएस को भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब एक नई तरीके से नई व्यवस्था बनाने के उसमें दोनों पक्षों को ही फायदा होगा और एक तरह से नई जो है व्यवस्था जो बनेगी उससे मतलब की जो मानव कल्याण है उसकी दिशा में एक नया कदम और बहुत सराहनीय कदम होगा। जी, ये तो अच्छी बात है कि अगर जो इस तरह से द्विपक्षीय वार्ता होती है और इस तरह के अगर जो समझौते होते हैं तो भारत के लिए और अमेरिका के लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। हम आना चाहेंगे डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं हमारे पास, हम आपके पास आना चाहेंगे। ऋषि सुनक भी आ रहे हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये भी आ रहे हैं और इनसे भी द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। तो इनके अगर जो इनसे भी होती है तो क्या प्रमुख मुद्दे होंगे और क्या प्रमुख रूप से इन पर द्विपक्षीय वार्ता हो जिससे कि भारत को लाभ हो सके, क्या होने चाहिए?
जी देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा कि अफ्रीका यूनियन को सदस्य बना रहे हैं, इसका अर्थ है कि भारत ग्लोबल साउथ की सॉलिडेरिटी और जो विश्व के विकासशील देश हैं उनको नेतृत्व करना चाहता है, और चीन भी यही चाहता है कि ग्लोबल साउथ का या विकासशील देशों का नेतृत्व चीन करे। तो स्वाभाविक रूप से भारत और चीन में एक तरह का कंपटीशन है इसको लेके, और उस कंपटीशन से कई बार क्या है कि समझ अच्छी विकसित नहीं होती है, और चीन और भारत एक दूसरे को अपना राइवल मान बैठते हैं। लेकिन ब्रिक्स में एक बात कही गई, ब्रिक्स की जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ उसमें कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन, एक फ्रेज यूज किया, कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन हो सकता है, compete करते हुए भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और विश्व व्यवस्था का यही एक समाधान है कि विभिन्न देश कम्पिटिटिव हो सकते हैं, हो सकता है लिमिटेड चीजों के लिए compete करें, भारत और चीन लीडरशिप के लिए compete करें, लेकिन कोऑपरेशन ऑन कंपटीशन हो सकता है। तो चीन और भारत में समझ विकसित हो, तो चीन और भारत दोनों का उद्देश्य यह है कि ग्लोबल साउथ है उसको सॉलिडेरिटी हो, और विकसित और विकासशील देश एक तरह के सामंजस्य के साथ चलें और विश्व व्यवस्था में एक संपोषित विकास की तरफ विश्व व्यवस्था को ले जाएं। इसके लिए चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से बातचीत तो होगी, लेकिन अगर राष्ट्रपति आते तो ज्यादा गहन बातचीत होती और कुछ निर्णायक स्थिति पे आती, भारत और चीन को अधिक समझ विकसित करने में मदद मिलती। लेकिन इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सितंबर महीना है वो एक कूटनीतिक सरगर्मियों का महीना है, क्योंकि अभी अफ्रीका में क्लाइमेट समिट हुआ है, अभी ईस्ट एशिया का आसियान समिट हुआ है, और सुदूर पूर्व का समिट हुआ है, अब G20 हो रहा है, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ संपोषित विकास को लेकर समिट कर रहा है, G77 जो कि शीत युद्ध कालीन विकासशील देशों का संगठन है, उसकी भी मीटिंग हो रही है। तो इस महीने में बहुत सी कूटनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, और उन कूटनीतिक गतिविधियों से निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम निकल के आएगा। लेकिन भारत और चीन में यद्यपि सीमा विवाद है, लेकिन भारत और चीन का लक्ष्य एक ही चीज है, और एक राइवलरी की स्थिति जब आती है तो चीन और भारत में थोड़ा दुराव हो जाता है। चीन बहुत से मुद्दों पे भारत का समर्थन नहीं करता, भारत चीन का नहीं करता। तो आतंकवाद के मुद्दे को लेके भारत इसमें इस इश्यू को G20 में उठाएगा, और निश्चित रूप से जो संयुक्त वक्तव्य तैयार होगा उसमें रखा जाएगा। अब किस रूप में वो अप्रूव होता है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर विकसित देशों ने कुछ अपनी जो विचार हैं उनमें शिथिलता दी या कुछ उदार बने तो निश्चित रूप से विश्व के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि चीन का बेल्ट एंड रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके कंपटीशन में ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, अमेरिका का बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है। तो अगर इस तरह के जो 3 इनिशिएटिव हैं विश्व के विकास के लिए, आर्थिक मदद के लिए, उनमें अगर समन्वय का कुछ हो, जिसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है कि यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव और अमेरिका का इनिशिएटिव और चीन का बेल्ट एंड रोड एक साथ आएंगे। बेल्ट एंड रोड को लेके भारत के और पश्चिमी देशों के बहुत से रिजर्वेशंस हैं। वो कहते हैं कि चीन अपना इसके थ्रू आधिपत्य जमाना चाहता है, विभिन्न देशों में एक ऋण के पिंजरे में फंसाना चाहता है, और जिससे विभिन्न देशों में आर्थिक संकट का राजनीतिक संकट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए जो इस तरह की जो संभावनाएं हैं या इस तरह का जो विचार है उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कुछ बातचीत तो नहीं होगी, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये सब मुद्दे होते विवादास्पद होते हुए भी कुछ एक आम सहमति की तरफ कदम बढ़ेगा जो भारत की प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेगा। और एक जिसकी हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, भारत अपने स्वयं का विकास भी करेगा और दूसरे देशों के विकास में सहयोगी भी बनेगा, जो कि भारत की विदेश नीति का पार्ट है। लेकिन भारत ये भी चाहता है कि जो पश्चिमी देशों के
संगठन है, नेटो जैसा है, उसका सदस्य नहीं बने। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। भारत एक डिहाइफेनेटेड पॉलिसी चाहता है कि अगर एक देश से दोस्ती है, रशिया से दोस्ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से दूर हो। अमेरिका से दोस्ती है तो रशिया से दोस्ती नहीं हो। इस तरह का दृष्टिकोण भारत का नहीं है। तो भारत का एक समन्वयवादी दृष्टिकोण है और इस समन्वयवादी दृष्टिकोण से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारत विश्व के एक नेता के रूप में उभरेगा। और ये द्विपक्षीय बातचीत के थ्रू भारत अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को समझाने का प्रयास करेगा कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है, डिहाइफेनेटेड पॉलिसी परस्यू करता है, जो कि एक भारत की जो विजन है समन्वयवादी दृष्टिकोण का, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो इस रूप में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारत का स्वयं के विकास में भी मदद मिलेगी। और कितने एक्शनेबल प्रोग्राम हम ला पाते हैं G20 के थ्रू, इसके बारे में हमें देखना है कि विभिन्न पक्षों के विभिन्न सेक्टर्स को लेके, तकनीकी है, आतंकवाद है, फूड सिक्योरिटी है, इनको लेके कोई कॉन्क्रीट एक्शन ओरिएंटेड कोई प्रोग्राम आता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी देवेंद्र जी। जी, एक बात आपने अभी कही है आतंकवाद की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत हर मंच से उठाता रहता है क्योंकि आतंकवाद से पीड़ित है, और एक तरह से ये कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि पूरा विश्व भी आतंकवाद से पीड़ित है। हर मंच से उठाया जाता है लेकिन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते। कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर कोई ना कोई देश रोड़ा अटका ही देता है। तो क्या अगर जो भारत इस समिट में आतंकवाद के मुद्दे को उठाएगा तो क्या संभावनाएं हैं इससे? देखिए देवेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत प्रारंभ से ही आतंकवाद का विरोधी रहा है, आतंकवाद के विरोध में निर्णय लेने के लिए तैयार रहा है। और भारत ही ऐसा देश है जो 90s में विश्व पटल पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये सवाल उठाया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन होना चाहिए इंटरनेशनल टेररिज्म पे, जिसमें आतंकवाद क्या है इस पे सर्वसहमति बने। लेकिन उस प्रस्ताव को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में पास नहीं किया है। तो उससे संकट ये उत्पन्न होता है कि आतंकवाद क्या है, इस पे आम सहमति नहीं है। क्योंकि अगर किसी देश में कोई आतंकवादी आंदोलन है तो दूसरे देश वाले उसको स्वतंत्रता के फाइटर कहते हैं कि वो तो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो एक आतंकवाद पे एक डेफिनेशन पे एक आम सहमति बने, और उसके लिए भारत ने प्रारंभ से ही प्रयास किए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देश हैं, वो आतंकवाद क्या है इस पर सहमति बना लें तो इसका समाधान हो सकता है। लेकिन वर्तमान में G20 में सभी देश आतंकवाद का विरुद्ध, आतंकवाद कोई एक देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। और आतंकवाद को लेके जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन होता है किसी न किसी रूप में, तो उसमें इसको लेके क्या मैकेनिज्म हो आतंकवाद से डील करने के लिए, उस पे निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैराग्राफ आएंगे। लेकिन अभी भी समस्या ये रहेगी कि आतंकवाद माने किसको, जिस पे संयुक्त राष्ट्र संघ अभी आम सहमति पर नहीं पहुंचा है कि आतंकवाद क्या है। इसकी वजह से ये सवाल बना हुआ है। एक देश में अगर कोई मान लीजिए प्रत्यक्षतावादी आंदोलन है तो उस देश के लिए तो बहुत बड़ा आतंकवाद है, लेकिन दूसरा देश उसको समर्थन करता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही तरीके से, तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देना हो गया। तो इस आतंकवाद से कैसे सहमत लड़ा जाए, इसके लिए एक ही चीज है कि पहले आतंकवाद के हम इंडिकेटर्स तय कर लें, उसको इंडिकेटर्स तय करके उसके किस तरह से डील किया जाए, उसके लिए फिर हम अगर कोई निर्णय लें, कोई एक्शन प्लान बनाएं तो आतंकवाद से डील कर सकते हैं। केवल एक जॉइंट डिक्लेरेशन में या किसी प्रस्ताव पास कर देने से आतंकवाद नहीं होगा। एक्शन के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई आतंकवादी संगठन है या दूसरा देश एक अन्य देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो उसको इफेक्टिवली कैसे कंट्रोल किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के थ्रू किया जाए या दो इस तरह के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर के संगठन है G20 और SCO और ब्रिक्स,
इनके थ्रू किया जाए या मेरा ऐसा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ कम इफेक्टिव है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावी बनाया जाए। जैसे अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने एक बार कहा था कि इट्स ए फैंटासी की संयुक्त राष्ट्र संघ अफगानिस्तान में ज्यादा कर सकता है, ये एक फैंटासी है। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप को असहाय मानता है। यही बात यूक्रेन के क्राइसिस को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कही है। तो सभी देशों को मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाना चाहिए और जो सुरक्षा परिषद जैसे संगठन है उनका पुनर्गठन करना चाहिए। पुनर्गठन के लिए सहमति सब देशों में है, लेकिन जब किन देशों को मेंबर बनाया जाए, किन को नहीं बनाया जाए, इसके लिए लेके विवाद हो जाता है। लेकिन भारत का एक स्वाभाविक क्लेम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन में भारत जैसे देश को स्थान दिया जाए। इसमें एक ग्रुप भी बना रखा है भारत, जर्मनी, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की बात कर रहा है। तो आतंकवाद को डील करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कुछ होना चाहिए और तभी आतंकवाद को हम डील कर सकें। और उसके लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आतंकवाद क्या है, इसके लिए आम सहमति बने, एक सर्वमान्य परिभाषा आतंकवाद की दी जाए। केवल ये कह देना कि हिंसा होना आतंकवाद है तो वो पर्याप्त नहीं है, उसके कारणों का विश्लेषण किया जाए, तो एक निश्चित मापदंड तय किए जाएं और उसमें सब देश सहमत हो, तभी आतंकवाद से डील किया जा सकता है। यद्यपि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आतंकवाद के कुछ पैराग्राफ निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन कोई एक्शन प्लान जो कि कॉन्क्रीट हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसहमति से, आम सहमति से डील किया जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। जी देवेंद्र जी। तो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो कुल मिलाकर के G20 समिट हो रहा है 9 से 10 सितंबर को। आज मेहमान आ रहे हैं और उन मेहमानों का पूरे भारतवासी स्वागत करेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।